नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड का ये स्पेशल एडिशन, जिसमें हम किसी सप्ताह की सबसे अहम और बड़ी खबर को डिकोड तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही उस पर डिबेट भी होती है। 20 नवंबर को आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। ये यात्रा साल 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी अहम है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं, इस विषय पर हम डिबेट करेंगे। डिबेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमानों का एक पूरा पैनल। इस पैनल से जुड़कर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये पूरी खबर क्या है, इस खबर को आप समझें। क्या रोड मैप है, कहां से प्रवेश करेंगे और किन लक्ष्यों की तरफ इस यात्रा का मध्य प्रदेश में फोकस रहेगा, देखें। ये मैप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है। इस नक्शे का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने यानी नवंबर की 20 तारीख को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। प्रदेश के बुरहानपुर के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। ये यात्रा कई मायनों में खास है। एमपी में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए क्या पाना चाहती है, चलिए हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी नर्मदा नदी में स्नान भी करेंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू शहर जाएंगे। ये शहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। इसके अलावा राहुल गांधी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का भी दौरा करेंगे। अब वक्त है राहुल गांधी के एमपी दौरे को और करीब से समझने और डिकोड करने का। पहली बार राहुल गांधी उज्जैन के दौरे के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि उसे महाकाल लोक का श्रेय मिले। इसी तरह महू का दौरा दलित और आदिवासी समुदाय को साधने का माध्यम बन सकता है। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समुदाय बहुतायत में है। इंदौर में रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर राहुल माल्यार्पण करेंगे। इसके जरिए राहुल मराठी मूल के वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा जिस रूट से गुजरने वाली है उसमें मध्य प्रदेश के 6 जिलों की 8 विधानसभाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा से होते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। सबसे अहम बात ये कि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों से यात्रा गुजरेगी वो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। मसलन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को प्रशासन से परमिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह सज्जन सिंह वर्मा को जनसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा के जरिए राहुल कांग्रेस का राहुकाल खत्म कर पाते हैं या नहीं। तो इसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सूझबूझ, जिसे आप कह सकते हैं एक तीर से कई शिकार। लेकिन ये तभी क्या निशाने पर तीर जाकर लगेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम डिबेट भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस बीजेपी के कुछ रिएक्शंस हैं जो आप तक पहुंचाते हैं। कहीं पर मान लीजिए महाकाल का जो मंदिर है, इस देश का सर्व हमारे 12 शिवलिंगों में, उसमें जाएंगे, स्वाभाविक बात है। गुरुद्वारा रास्ते में है, वहाँ जाने की संभावना है। अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे जाने की संभावना है। प्रदेश के कांग्रेस जनों को उनसे जोड़ना चाहते हैं और अधिक से अधिक उन स्थानों पर जाना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है। ये चुनावी हिंदू हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ ये मंदिर जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। दोनों पक्षों के बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं, खुलकर अपनी बात रखने वाले, जो इस पैनल में होंगे, जिनसे आज हम इस खबर को डिकोड करते समय डिबेट करने वाले हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ से राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता महोदय भी जुड़ गए हैं। नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। और नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सबका स्वागत है। और ये एक ऐसा शो है जिसमें हम सबसे बड़े और अहम मुद्दे प्रदेश के पूरे सप्ताह के इस पर डिबेट करते हैं, डिकोड करने के साथ साथ, और आपकी डिबेट से ही ये मुद्दा डिकोड होगा। शुरुआत में मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से जुड़ा मसला है, मामला है, तो आज हम शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं, अजीत जी से करते हैं। अजीत जी, कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा से खासतौर पर प्रदेश इकाई की क्या अपेक्षाएं? 2 मिनट के भीतर अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखिए। देखिए आदरणीय पुनीत जी, अपेक्षाएं आदरणीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे अकेले मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपेक्षा है
एक ऐसा व्यक्तित्व 3570 किलोमीटर की यात्रा चला। आप अगर भारत के नक्शे को देखेंगे, आप अगर उसको अपनी स्क्रीन पर खोल के दिखाएंगे तो एक छोर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पद यात्रा लगातार चल रही है। और क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में सद्भाव कायम करना, लोगों के बीच में जो भय और का वातावरण बनाया गया उसको दूर करना, वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में माहौल देश में चल रहा है उसमें समानता लाना, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है राहुल जी का। इस देश को जोड़ने का उद्देश्य है, सबके मन में जो भय का वातावरण बनाया गया है उस वातावरण को दूर करने। आदरणीय पुनीत जी देखेंगे, आज राहुल जी तेलंगाना में थे। तेलंगाना के जड़ चेतना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर स्टे था, वहां 5 लाख लोगों ने अगवानी की राहुल गांधी जी की। 5 लाख लोग अगवानी में उपस्थित थे। ये अपने आप में हुजूम हो रहा है, ये अपने आप में लोग जुड़ते चले जा रहे। मैंने तो महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च देखा नहीं था, जब उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, दांडी मार्च से यात्रा की थी। गांधी जी की असली ताकत तो पदयात्रा और अहिंसावादी तरीका था। वही अहिंसावादी और पदयात्रा राहुल जी अपना रहे। आप देखिए देश में जो अराजक तत्व आज हावी हो चुके हैं, सरकार में बैठ के सारी संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भगाने का काम देश के आम जनमानस को साथ में लेकर राहुल जी महात्मा गांधी के रास्ते पर चल के कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग घबरा रहे हैं आदरणीय पुनीत जी जो महाकाल लोक का उद्घाटन करने आए, जिनके नेता महाकाल लोक का उद्घाटन करने आए और 700 मीटर के परिधि में पैदल ना चल पाए, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। कार में बैठ के उन्होंने 700 मीटर की दूरी तय की। ऐसे लोग घबराए हुए हैं, ऐसे लोग। चलिए, आपकी बात का अब जरा मैं उत्तर ले लूं। हमारे पास में एक पूरा समृद्ध पैनल है, उत्तर देने में सक्षम है। नेहा जी, जो लोग आए उनके बारे में भी आपको पता, देश के प्रधानमंत्री आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसका क्रेडिट रखा और कांग्रेस चाहती है कि जो उनके समय में हुआ उसका क्रेडिट उनको भी जाए। उस पर बाद में आएंगे। जो कुछ कहा है अभी आप भदौरिया साहब ने, उत्तर दें इस बात का, क्यों घबरा रहे हैं आप? अजीत, देखिए पुनीत जी, ये बहुत अद्भुत है कि कांग्रेस पार्टी को इतनी आदत है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को गांधी परिवार की परिक्रमा लगाने की, कि आप सोचिए कि गांधी जी के दांडी मार्च से राहुल गांधी जी की उस यात्रा की तुलना की जा रही है जिसमें राहुल गांधी को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की बात रखने से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या है जनता की उसके उठाने से समस्या कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी अगर मीडिया के सामने बैठते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने बैठते, तो वहां बैठ के चर्चा करते हैं कि मम्मी ने सनस्क्रीन भेजी थी और मैंने लगाई नहीं, मैं अपनी स्किन को यहाँ पर बचाने के लिए गर्मी में खीरे खा रहा हूँ। तो जिस तरीके की यात्रा चल रही है, जो मजाक कांग्रेस पार्टी ने अपना बनाकर रख लिया है, ये हमारे सामने है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये महाकाल लोग दर्शन करने की बात करते हैं तो देखिए, बाबा महाकाल तो तीनों लोक के स्वामी हैं और वहां पर राक्षसों ने भी जब जब किसी प्रकार की कोई आराधना की है तो शिव जी ने, भोले बाबा ने उनको खुले मन से आशीर्वाद दिया है। मैं कहती हूँ प्रसन्नता का विषय है देश के लिए कि कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं से घृणा करती थी, जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, जो हिंदुओं को बोको हरम बताती है, श्री कृष्ण की भगवत गीता में दिए गए उपदेश को जिहाद बताती है, आज उसे मंदिर जाने के लिए विवश होना पड़ा है। भले इसकी मजबूरी जो है वो चुनाव हो सकते हैं आगामी जो अगले साल होने वाले हैं, पर ये चीजें बहुत स्पष्ट दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा सिर्फ ध्रुवीकरण की रहती है। और भारत जोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत को तोड़ने का काम, भारत का विभीषण का काम, और उस विभीषिका में हजारों परिवारों को, लाखों परिवारों को बर्बाद करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। भारत तो अखंड था, है और सदैव रहेगा। तो इससे बीजेपी कोई घबराई नहीं है? नहीं, मैं खुद बहुत हैरान हूं कि दांडी मार्च से एक तो इन्होंने तुलना कर दी, और दूसरी बात यह है कि महाकाल लोक का जब ये जिक्र करते हैं तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि वो एक बार गूगल करें कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे अध्यात्म है, उसके बावजूद अगर आज विश्व का लार्जेस्ट मंदिर कहीं पर है तो वो कंबोडिया में है, अगर मॉडर्न मंदिर कहीं पर है तो वो न्यू जर्सी में है। क्योंकि जो इससे पहले की सरकारें रही कांग्रेस की, जब जब उन्हें घृणा रही
वहीं आप शुरू करिए नेहरू जी से। नेहरू चलिए, जी खैर कुंभ में शुरू करने स्नान के लिए को बहुत पीछे संकुचित जाना पड़ेगा। मानसिकता हालांकि बताते कांग्रेस थे। ने ये भी कहा है एक नेहा लाइन जी में बस खत्म कि कर आपने भी देती हूँ, 3 सिर्फ एक टर्म लाइन। सरकार चलाई, तो इसका आपको इतना देर से क्यों याद आया और कांग्रेस के इसका जिक्र छेड़ने के बाद क्यों आया? चलिए मैं उस पर आऊंगा। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र तिवारी जी, दांडी मार्च से तुलना क्यों कर दी कांग्रेस ने? क्या वैसा विजन क्रिएट करने की कोशिश है या कोई सिमिलरिटी आप देखते हैं? लंबा आपका तजुर्बा है। नहीं, दांडी यात्रा का जो भदौरिया ने उल्लेख किया है उसके पीछे उनकी भावना समझ लीजिए। उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि दांडी यात्रा जो हुई थी वो एक खास उद्देश्य को लेके महात्मा गांधी ने किया था। एक बहुत पवित्र उद्देश्य था। आज की जो राहुल जी की यात्रा है वो भी एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नौजवान अगर पदयात्रा के रूप में ये प्रस्तुति दे रहा है तो ये कौन है उसकी पृष्ठभूमि भी समझनी पड़ेगी। एक ऐसे परिवार का सदस्य जिसके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दिया है। बरसों जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू, 10 साल तक जेल में रहे। वो बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा, मगर जल्दी जल्दी इनकी दादी ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए। इनके पिता ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो जो कांग्रेस की मूल भावना है वो है सत्य, प्रेम और अहिंसा। और अभी जो भदौरिया ने कही, हमारे छोटे भाई भदौरिया ने जो बात कही है, वो कहने का आशय यही है कि हम प्रेम, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। इससे ज्यादा खराब बात और क्या होगी कि राजनीति का इतना ज्यादा अधपतन हुआ है पुनीत जी कि मैं अपनी बिटिया को सुन रहा था, ये नेहा को, इसने मालूम नहीं कितना अध्ययन किया है इतिहास का, कांग्रेस के बारे में ये कितना जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कितना जानती हैं। मैं तो दोनों इनके महामना आदरणीय अटल जी के साथ, विद्याचरण जी शुक्ल के सानिध्य में मुझको घंटों बैठने का मौका मिलता था। संसदीय कक्ष में बैठ करके चर्चा किया करते थे। अभी बहन बोलूं, बिटिया बोलूं, मेरे को तो बिटिया की उम्र की लग रही है, इसलिए वही संबोधित करूंगा नेहा बिटिया के लिए। उसने ये कहा कि कांग्रेसियों को हिंदुओं से घृणा है। बेटा, ये बात इतनी ज्यादा, और महाकाल का उल्लेख कर रही हैं आप। आपने 4 बार अभी महाकाल का उल्लेख किया। जटाटवी गल ज्वलह प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 मन्ननाद वड्डमर वयम चकार चंड वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि धर्म को नहीं, धर्म के बारे में एबीसीडी नहीं जानते ये लोग। हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इनको मालूम ही नहीं है कि सनातन धर्म है क्या। केदार जी की बारी। केदार जी, कुटुंब की हमारी भावना क्या है, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं। और थोड़ी खुली डिबेट के लिए आता हूं आपके पास में। वाकई में इतना लंबा तजुर्बा है, सुनेंगे तो हमारा समय वास्तव में कम पड़ेगा। लेकिन केदार जी, बात रखें, अधूरे ज्ञान से आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और इसके पीछे आपकी छटपटाहट, घबराहट है। दक्षिण में मिल रहे समर्थन की तस्वीरें क्या विचलित कर रही हैं बीजेपी को? मैं तो मुस्कुरा रहा हूं सुन के। और राजेंद्र भैया हम सब के मार्गदर्शक है, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, पर वो कहते हैं कि धर्म और सनातन धर्म के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। तो बाकी लोगों को भी कुछ महसूस हो रहा होगा जो सुन रहे होंगे कि राजेंद्र भैया अकेले महामंडलेश्वर बन गए हैं क्या आजकल। जैसे ही सत्ता आ रही है तो महामंडलेश्वर बन गए। तो ठीक है, अब मैं पूछता हूं राजेंद्र भैया से ही, जवाब देंगे राजेंद्र भैया। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप बड़े हैं और हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। जब सोमनाथ मंदिर को ये प्रयास किया गया कि उसका जीर्णोद्धार किया जाए और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद जी वहां जाना चाहते थे और नेहरू जी ने स्वयं मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहते हुए सोमनाथ मंदिर जाना चाहते थे तो उनको मना किया जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद जी का रिटायरमेंट हुआ राष्ट्रपति के पद से, तो उस घृणा भाव के कारण कि तुम सोमनाथ मंदिर गए तो उनको रहने के लिए कमरा भी नहीं दिया। ये मैं कानूनी बात कह रहा हूं। उनको अधिकार था राष्ट्रपति को कि उनको निवास दिया जाए, पर उन्होंने उनके मन के मुताबिक घर नहीं दिया। इतनी घृणा आपको। दूसरी बात बताता हूं, 1966 में जब करपात्री जी महाराज
साधुओं के साथ एक रैली लेकर संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, उस समय इंदिरा जी का कार्यकाल शुरू हुआ था और 450 निहत्थे साधुओं को गोली मार दी थी। ये क्या सनातन धर्म बता रहे हैं राजन भैया? तिवारी जी, क्या भूल गए आप? किस इतिहास मुझे लगता है कि डिबेट का रुख जो है इतिहास के ऊपर नहीं जाना है। हम आज के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी आज की पीढ़ी की भी चर्चा कर लें, उनकी सोच के बारे में भी चर्चा कर लें। तिवारी जी उत्तर दें जल्दी से। सवाल जेनेटिक्स का है, ये लोग यही करते हैं। इसके नहीं, इनको राजन बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा केदार भाई आपको। इन दोनों के बीच में कुछ मामलों में, जैसे हिंदू कोड बिल को लेकर के आप सोमनाथ की बात कर रहे हैं, मैं तो आगे बढ़ करके बात कर रहा हूं। हिंदू कोड बिल के मामले को लेकर के दोनों के बीच में मतांतर था। और सबसे बड़ी बात यह जवाब दीजिए, ऐसा हुआ था आपने करपात्री जी का जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं गए सोमनाथ मंदिर? करपात्री जी तो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाया ही ना जाए। वो तो ये कहते थे कि मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। हमारे पास तो है एक आचार संहिता, मनुस्मृति लागू हमारे पास। और अम्बेडकर ने एक्चुअली तिवारी जी और गुप्ता जी, हमारे पास में जो विषय है वो मध्य प्रदेश में यात्रा के प्रवेश से जुड़ा और उसके मकसदों के ऊपर है। आपकी बातों से बहुत सारी चीजें डिकोड हो रही हैं और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटूंगा और नेहा जी से और अजीत जी से मेरा सवाल होगा कि जिन तस्वीरों का जिक्र जिन जगहों पर राहुल जाने वाले हैं, उन तस्वीरों से क्या कांग्रेस कुछ बातें स्टैब्लिश करना चाहती है जो बीजेपी का आरोप है? और क्या इस बात से वाकई बीजेपी घबराई है कि जो राजनीति आप करते थे अब वो सारी राजनीति कांग्रेस भी करना सीख गई है? ये नेहा जी से पूछूंगा। तो डिकोड का ये स्पेशल एडिशन है जिसमें हम डिबेट भी कर रहे हैं और हमारे साथ में आज एक बड़ा ही प्रबुद्ध पैनल है जिसको हर व्यक्ति को सुनने का बड़ा मन है, लेकिन समय की मजबूरी है। सीधे आप तर्क रखें ताकि समय में आप सबकी बातें हम पहुंचा सकें। सीधा सवाल अजीत भदौरिया साहब से। अजीत जी, क्या महाकाल परिसर जाकर माथा टेकना, तिलक लगाना, क्या नर्मदा जी के स्नान करना, ये सब सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस यात्रा में डिजाइन किया है जैसे आरोप है? कुछ डिजाइन नहीं किया आदरणीय पुनीत जी। राहुल जी के रास्ते में जो भी आ रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे विकलांग हो, अगर वो राहुल जी से मिलने का, गले लगने का इच्छा जाहिर करता है तो राहुल जी उसको अपने में समाहित करते, उसके प्रेम की बरसात करते। राहुल जी कैमरा जी भी नहीं है कि कैमरा के बीच में अगर बद्रीनाथ केदारनाथ के मुख्य पुजारी भी आ जाएंगे तो उनको भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा। कैमरे के बीच में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आ जाएंगे या गुजरात के मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो उनको भी सुरक्षा गार्डों के द्वारा हाथ पकड़ के दूर कर दिया जाएगा। ये कैमरा जी भी नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के बीच में जो आ रहा है, जो भी स्थान आ रहा है, सबको सम्मान दे के साथ। ठीक है नेहा जी, सब कुछ स्वाभाविक है, सब कुछ ऑर्गेनिक है। बीजेपी को किस बात का डर है? क्या इस बात का कि जो आपके प्रतिमान थे अब वो कांग्रेस भली भांति समझकर उनको उनका जवाब दे रही? नेहा जी। हेलो जी नेहा जी कहें। देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर पर तिवारी जी को मुझसे कई ज्यादा इतिहास पता है, वरिष्ठ हैं। मैं तो उनसे ही जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच नहीं है जो इतिहास में लिखा हुआ है कि सऊदी के राजा जब आए थे, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी, और उनकी विजिट के समय वाराणसी के सभी मंदिरों को ढकवा दिया गया था। तो क्या ये हिंदुओं के प्रति घृणा नहीं है? और ये सिलसिला लगातार चला है, चाहे इंदिरा जी के समय गौ सेवकों की हत्या का मामला हो, चाहे राजीव गांधी जी का समय हो, चाहे सोनिया जी ने राम के अस्तित्व को नकार दिया हो, या राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कहते रहो कि हिंदुओं से ज्यादा जी मुझको बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। ये जिस तरह का सवाल उठा रही है, भ्रामक बात कर रही हैं, मुझको बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। अगर इतिहास का मामला आएगा तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। ये जन्मस्थली पर जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी क्षमा याचना करने जा रहे हैं अम्बेडकर जी से कि आपके जीवन काल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छुरा घोंपने का काम किया, चाहे चुनाव का समय हो, चाहे उनको अध्यक्ष बनाने की बात हो, आज उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं वो। और जहां तक है, देखिए दलितों की बात या वोट बैंक की बात जो आप अपने पैकेज में कर रहे थे, चलिए राजन जी एक बात का उत्तर दें और एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, चेहरे पर तेज, माथे पर तिलक। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आप देख रहे हैं और कई इतिहास के उदाहरण पेश कर रहे हैं यहां गुप्ता जी भी और नेहा जी भी। क्यों करना पड़ रहा है ये सब तिवारी जी? नहीं तो ये तिलक लगाने
तिलक लगाने का कॉपीराइट मिला हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी को? जी। वो लोग जो सनातन धर्म के बारे में एबीसीडी नहीं जानते हैं, धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं, उनका एकाधिकार है क्या? अभी बिटिया ने कहा अरे राहुल गांधी तो इंदिरा गांधी के पोते हैं और इंदिरा जी के साथ मुझको बैठने का परम सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं जानता हूं इस बात को। वो तो रुद्राक्ष की माला धारण करती थी और जगह जगह कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहां वो नहीं जाया करती थी। और उस परंपरा का ये सब बुनियादी फर्क ये है कि राजन भैया थोड़ा सा सुन लीजिए। धर्मानुकूल राजनीति भैया, आप अगर बीच में बोलेंगे तो कैसे पुनीत जी होगी बात नहीं होगी। आप राजन भैया 1 मिनट मुझसे पूछा, आप कहने दीजिए। नहीं, मैं ये तो केरल से शुरू हुआ ना, ये केरल में मैं सुन नहीं पाया था केदार जी आपको बोलने के लिए पूछ रहा हूँ। केरल में कोई फोटो है क्या? मैं कहीं केदार जी क्षमापूर्वक बोल रहा हूं, जल्दी से कॉपीराइट हमारे पास नहीं है। कॉपीराइट हमारे पास नहीं है, सबके पास है। सब लगाएं, तिलक लगाएं और अपने अपने धर्म का पालन करें। जो तिलक नहीं लगाना न लगाएं, पर दूसरे के धर्म को आप रिएक्ट ना करें, उस पर प्रहार ना करें। परंतु मैं पूछता हूं, केरल से यात्रा शुरू हुई, वहां टीका लगाया था नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में यात्रा शुरू हुई, वहां टीका लगाया था क्या? अरे वहां पर ये खाली बहरूपिया है, बहरूपिया। मेरा शब्द सुन लीजिए राजन भैया, बहरूपिया तक कहा जा रहा है, इसका उत्तर है भदौरिया साहब। पुनीत जी, बहरूपिया है ये, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? मैं देता हूं, मेरे को 350 करोड़ खर्च करने के बाद 1 मिनट मेरी बात किसने लगाकर इस देश की सत्ता को भदौरिया जी कहें, पहले भदौरिया जी फिर आता हूं आपके पास। तिवारी जी माइक डाउन करिए। कहां तिलक लगा? भदौरिया जी कहें अपनी बात कहें। देखिए मेरी बात पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 350 करोड़ खर्च करने के बाद प्रधानमंत्री की सभाओं में जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वच्छता समूह की बहनें, इन सबको मंडला से लेकर श्योपुर तक ढोया गया, पर फिर भी क्या कहा था, भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए ये लोग। ये स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में सबसे बड़ा दर्द है कि राहुल गांधी जी की इस बात का दर्द है। लोग स्वतः आ रहे हैं, स्वतः शामिल हो रहे हैं। देखिए भीड़ अगर भीड़ से परिणाम तय किए जाते तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके से सिमटती हुई नहीं दिखती आपको सभी राज्यों में। पर प्रश्न ये है कि जिन सबसे बड़ा हिंदू घोषित करने में कांग्रेस पार्टी लगी है, वो राहुल गांधी वैष्णो देवी जाते हैं और 3 पिंडियां नहीं कह पाते, 3 सिंबल करते रहते हैं। वो राहुल गांधी जनेऊ जो है अपने जैकेट पर राजेश तिवारी जी अपनी बात रखें। वो राहुल गांधी के पास इतना टैलेंट है कि मास्क लगा के अरे बेटिया, हमको हिंदू सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा हिंदू हैं और सर्वधर्म संभाव की भावना से काम करते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केदार बैठे हैं यहाँ पर, रामबन पथ गमन बनाने का काम अगर किसी ने किया, ये तो व्यवस्था है पुनीत जी, ये व्यवस्था है कि जो 25-50 साल नकारते रहे हिंदुओं को, ध्रुवीकरण करते रहे, आज उन्हें हिंदू बनने पर मजबूर होना पड़ा। तो भूपेश बघेल जी ने एक एक करके भदौरिया साहब तिवारी जी को सुन लें, आप ही का पक्ष रख रहे हो। हम धर्म का उपयोग स्वतंत्र सुखाय के लिए और अपना लोक और परलोक सुधारने के लिए करते हैं। ये बुनियादी फर्क है आप में और हम में। आप धर्म का उपयोग अब अपनी बात रखें। देखिए बुनियादी फर्क बताया तिवारी जी, हमें प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं, इस पर उत्तर दीजिए। कि तिवारी जी आज जितना जोर जोर से चीख कर बोल रहे हैं, ये 4 दिन पहले जब शिवराज पाटिल भगवत गीता में दिए गए उपदेश पर जिहाद कह रहे थे, तो क्यों नहीं तिवारी जी का एक भी बयान आया? क्यों नहीं राहुल गांधी ने तब चुप्पी तोड़ी, जैसे भदौरिया जी ने अभी डांडी मार्च से राहुल गांधी की तुलना कर दी। ये तो चाटुकारिता की हद है कि एक राहुल को राम बताने लग जाते हैं और डांडी मार्च से जोड़ देते हैं। मेरा उत्तर सुन लीजिए थोड़ा। जी कहें तिवारी जी, आप कह दें। अभी इन्होंने अभी राहुल गांधी भदौरिया एक मिनट सुन लीजिए मेरे को। इन्होंने बात छेड़ी है ना, तो सुन लीजिए। वैष्णो देवी की चलाई पूरी पैदल चलते हैं। ठीक है भदौरिया साहब ठीक है। तिवारी जी अपनी अंतिम बात रखें, फिर खत्म करना। आजादी के समय भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे,
महात्मा गांधी के मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बात कही, ये भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था जो आज इस देश में लागू है वो कांग्रेस से प्रारंभ किया था। ठीक है। और आपके आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो ये कहा है कई बहस में, कई डिबेट्स में समीक्षा होनी चर्चा चाहिए। कर चुके हैं, महापुरुषों पर किसके अधिकार पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये सार्थक चर्चा रही क्योंकि लोगों ने खुलकर कहा और लोगों ने कान खोलकर सुना होगा। और निश्चित तौर पर इस तरह का डिकोड लाने का मकसद यह है कि आपके खुले विचार लोगों के दिमागों को खोलें। अब यात्रा के असर की बात है, फिर डिकोड करेंगे, आप सबको पुनः आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस डिकोड में शामिल होने के लिए, डिबेट करने के लिए। नमस्कार।